गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपोआ का। जितना अपना जो चैप्टर है अपोआ का वो कंप्लीट हो चुका है, उसके आप नोट्स हैं वो तैयार करें। और उसके साथ साथ जिन चैप्टरों को अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिन चैप्टरों के बारे में हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं, उनकी तैयारी भी क्या है आप साथ साथ करते रहें। क्योंकि साथ साथ तैयारी करने से क्या होगा कि आपका जो अध्ययन है वो लगातार आगे चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं, उनकी तैयारी भी साथ साथ में आप करते रहें ताकि आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। आज हमें अपोआय के अंतर्गत जो अपने अपोआय के आगे के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही कुछ इससे संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, कुछ इनसे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो कुछ गंगा से संबंधित है और उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है इसका जो बहाव है, इसका प्रवाह है, ये प्रमुख रूप से कौन कौन से देशों में है। और इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो अपवाह है, प्रवाह है, वो भारत के किन किन राज्यों में प्रमुख रूप से है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताती है कि गंगा की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखना, गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर बताई गई है। गंगा की लंबाई है वो कितनी बताई गई है, 2500 किलोमीटर है, वो गंगा की कुल लंबाई बताई गई है। बात आती है कि सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक रेखा पर स्थित है। यानी सिंधु और जो गंगा नदी है वो उसकी जो जल विभाजक रेखा है उस पे प्रमुख रूप से कौन सा नगर स्थित है, कहाँ पे, गंगा और जो अपनी सिंधु नदी है उन तंत्रों के बीच जल विभाजक रेखा है। यानी जल को दो भागों में बांटने वाला जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से वो नगर कौन सा है। तो ध्यान रखना, जो अंबाला नगर है वो सिंधु और गंगा नदी के बीच का जो जल विभाजक है वो प्रमुख रूप से कौन सा नगर बताया गया है, अंबाला नगर बताया गया है। अब बात करते हैं अंबाला नगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो बात आती है कि अंबाला से सुंदरवन तक की लंबाई लगभग कितनी है। अंबाला है उससे लेके जो सुंदरवन है उसकी लंबाई है वो लगभग कितने किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, इसकी जो कुल लंबाई बताई गई है वो 1800 किलोमीटर बताई गई है। कितनी बताई गई है, 1800 किलोमीटर है। वो कहां से कहां तक है, अंबाला से सुंदरवन की जो लंबाई है वो बताई गई है कितनी, 1800 किलोमीटर प्रमुखतः बताई गई है। अब बात आती है आगे कि ढाल में गिरावट है वो लगभग कितने मीटर तक है। ढाल में जो गिरावट है वो प्रमुख रूप से 300 मीटर तक का क्षेत्र है, वहां पर प्रमुखता देखने को मिलती है। ढाल का मतलब है कि जो हिस्सा एक तरफ तो सीधा सीधा समतल था, उसके बाद में जो ढलान आ जाती है, नीचे जो झुका हुआ क्षेत्र आ जाता है, तो ढलान वाला भाग आ जाता है, तो समतल नहीं होके थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, विस्तार इसका नीचे की ओर रहता है। वो कितने क्षेत्र तक है, 300 मीटर तक है, वो इसकी ढाल है वो लगभग बताई गई है। अब बात आती है आगे कि प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट कितनी आ जाती है, प्रति तो 6 किलोमीटर है उसके अंतराल में जो ढाल में जो गिरावट है यानी उससे नीचे की स्थिति है वो कितनी आ जाती है। तो ध्यान रखना, 1 मीटर तक है वो प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद में ढाल की स्थिति और अधिक नीचे देखने को मिलती है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में, 6 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें ढाल कितनी देखने को मिलती है, प्रति क्षेत्र में 1 जो मीटर है उतनी ढाल है वो प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद में हमें देखने को प्रमुखतः मिलती है। अब बात आती है आगे कि नदियों में बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। नदियों में बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब बात, विसर्प होते क्या हैं, इन विसर्प की आकृति कैसी होती है और इन विसर्प का जो निर्माण है वो प्रमुखतः किन कारणों से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे कि विसर्प होते क्या है। बात आती है कि नदियों क्षेत्रों में नदी की धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो नदी क्षेत्र है उसमें जो ये बाएं दाएं जो धाराएं प्रवाहित होती है ये प्रमुख रूप से क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में कई बार देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जब ये नदी है, नदी का जो क्षेत्र है कि जो धाराएं बहती है ये जब बाएं और दाएं बहती है तो प्रमुख रूप से क्या है कि एक विशेष आकृति का निर्माण करती है। ये नदियां हैं जब ये बाएं दाएं बहती है, प्रवाहित होती है, तो एक विशेष आकृति का निर्माण करती है।
अब बात आती है कि विसर्ग का आकार कैसा होता है। जो विसर्ग का आकार है वो कैसा होता है, तो जो अंग्रेजी का एस अक्षर है, कौन सा अक्षर है, जो अंग्रेजी का एस अक्षर है उसकी आकृति किसके जैसी होती है, विसर्ग का आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा होता है। जब नदियों की जो धाराएं हैं जब वो दाएं बाएं बहती है तो वो विसर्ग का निर्माण करती है, और विसर्ग की आकृति किसके जैसी होती है, अंग्रेजी का जो एस अल्फाबेट है अपना उसके अनुसार क्या है इसकी आकृति बताई गई है, सर्पाकार आकृति इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं। बात आती है नदियों का ऐसा घूमना अत्यधिक अवसादी बांध के कारण होता है। अब नदियां ये जब दाएं बाएं घूमती है तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि जो अत्यधिक अवसाद है उसके कारण क्या है कि ये दाएं बाएं घूमती है, और दाएं बाएं घूमने के कारण ये किसकी आकृति ले लेती है, अंग्रेजी के एस जैसी आकृति ले लेती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, विसर्ग के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है। तो कुछ बातें स्पष्ट हो गई। विसर्ग क्या है, विसर्ग जब ये नदियां हैं मैदानी क्षेत्रों में दाएं बाएं घूमती है तो एक विशेष आकृति का निर्माण करती है, और वो विशेष आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी होती है, और प्रमुख रूप से किस कारण से इनका निर्माण होता है, तो अवसादी है उसके कारण प्रमुखता इनका निर्माण प्रमुखता देखने को मिलता है। बात आती है आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये प्रमुख रूप से इसका विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में है, और इसके साथ साथ कौन कौन से देशों में ब्रह्मपुत्र नदी है इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये दुनिया की जो विशाल नदियां हैं उनमें से एक नदियों का विशाल तंत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी प्रमुख रूप से कहा जाता है। अब बात आती है आगे इसकी कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसका जो उद्गम है यानी इसका उत्पन्न क्षेत्र है वो कौन सा प्रमुख रूप से माना गया है। तो ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम माना गया है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से, तिब्बत में जो कैलाश पर्वत श्रेणी है मानसरोवर झील के पास, वहां से प्रमुख रूप से क्या है कि इसका उद्गम माना गया है। अब उद्गम कौन से स्थान से प्रमुखतः संबंधित है, तो ध्यान रखना चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है, कहाँ पे एक ग्लेशियर, तिब्बत है चीन में, यहाँ पे इसका उद्गम माना गया है। प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है, जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जो तिब्बत चीन से संबंधित है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र का प्रमुख रूप से उद्गम स्थल माना गया है। बात आती है कि ये प्रमुख रूप से किस दिशा में संबंधित है, तो ध्यान रखना कि जो उद्गम से 12 किलोमीटर तक पूर्व में बहती है, कौन से मैदान में बहती है, ये उद्गम से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है। कहां पे बहती है ये, ध्यान रखना तिब्बत के समतल मैदान में। कौन से मैदान में बहती है ये, तिब्बत के समतल मैदान में ये पूर्व की ओर 1200 किलोमीटर बहती है। कहां पे, तिब्बत के समतल मैदान में। समतल मैदान मतलब है कि सीधा सपाट ऊबड़ खाबड़ स्थान नहीं है, प्रमुखतः सामान्य धरातल देखने को मिलता है। वो धरातल कैसा होता है, समतल होता है, सीधा होता है, सपाट होता है। बात आती है कि ये मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट निर्माण करती है, यानी मध्य हिमालय है उसका जो नामचा बरवा नामक स्थान है वहां पे किसका निर्माण करती है, ध्यान रखना एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है जिसको गार्ज कहा जाता है। जब पर्वतों पहाड़ों का हम कुछ हिस्सा देखते हैं तो हम देखते हैं पानी के अत्यधिक बहाव के कारण क्या है कि जो पर्वत पहाड़ है ये भुर भुर के या एकदम कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि लंबे लंबे महाखंडों का, महागर्जों का निर्माण होता है, जिनको प्रमुख रूप से महाखंड कहा जाता है। और महाखंड को प्रमुखतः किस नाम से आता है, गार्ज का रूप ये ले लेते हैं। अब बात आती है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसका जो प्रवेश है वो भारत में कौन से स्थान से होता है, कौन से राज्य से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात आती है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसका प्रवेश है ये भारत के कौन से राज्य से प्रमुखतः होता है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में, जो अरुणाचल प्रदेश है
उसके पश्चिम में जो सादिया कस्बा है वहां प्रमुख रूप से क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भारत में प्रवेश यानी प्रमुख स्थान बताया गया है जहां से भारत में प्रवेश करती है। तो प्रमुख रूप से कौन से राज्य से संबंधित इसका अरुणाचल प्रदेश है, उसके सादिया कस्बे के पश्चिम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में आके मिल जाती है। अब बात आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ प्रमुख रूप से कौन सी दिशा में बहती है, कौन सी दिशा में इसका प्रवाह है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में जो अरुणाचल प्रदेश का सादिया कस्बा है यहाँ प्रमुख रूप से कौन सी दिशा में बहती है। तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम में ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विस्तार है, प्रमुख रूप से बहाव है वो प्रमुख रूप से देखने को हमें मिलता है। बात आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम में बहने के बाद में प्रमुख रूप से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में किस प्रकार से प्रवेश करती है, उससे पहले इसका बहाव प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में होता है और उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना कि असम घाटी में 750 किलोमीटर बहने के बाद में जो असम घाटी तंत्र है जो क्षेत्र है उसमें 750 किलोमीटर बहने के बाद में ये कहां पे प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम घाटी में 750 किलोमीटर बहने के पश्चात है ये कौन से देश में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात आती है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है ये प्रमुख रूप से कौन सी दिशा में बहती है। भारत में बात की हमने दक्षिण पश्चिम में, अब बात है बांग्लादेश में है ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये प्रमुख रूप से कौन सी दिशा में बहती है। तो ध्यान रखना दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन सी दिशा में बहती है। तो ध्यान रखना दक्षिण दिशा में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रमुख रूप से इसका बहाव क्षेत्र प्रमुखतः बताया गया है। अब बात आती है कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसका जो प्रवाह है ये कौन कौन से देशों में देखने को मिलता है और कौन कौन से देशों के साथ साथ भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि इसका प्रवाह है वो कौन कौन से देशों में है। तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र का जो प्रवाहित होती है प्रमुख रूप से नदी तंत्र ये प्रमुख रूप से चीन यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीन स्थानों में प्रमुख रूप से इसका विस्तार देखने को मिलता है। चीन में तिब्बत के तहत, फिर बांग्लादेश में और साथ में कहां पे? भारत में। इन तीन देशों में ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब बात आती है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है ये प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों में बहती है, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत के 2 राज्यों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत के कितने राज्यों में बहती है? भारत के 2 राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी है उसका विस्तार है, उसका जल का जो प्रवाह है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब आती है 2 राज्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश और असम। कौन कौन से राज्य हैं भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के? अरुणाचल प्रदेश और असम। इन 2 राज्यों में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह प्रमुख रूप से बताया गया है। अब बात आती है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको कौन से देश में किस नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बात आती है कि ब्रह्मपुत्र के विविध नाम हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से देश में प्रमुख रूप से इसके कौन से प्रसिद्ध नाम हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से वो प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना सांगपो। सांगपो नाम से जो तिब्बत नामक देश है, स्थान है, वहां प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ पे किस नाम से जाना जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ ये सिसंग या दिसंग नाम से जाना जाती है। सिसंग या दिसंग नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को प्रमुख रूप से जाना जाता है। बात आती है असम में ये सिकांग और लोहित नदियों में मिलने के बाद, असम में तो सिकांग और लोहित नदियों में मिलने में बाद में ये किस नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। कहाँ पे?
असम में सिकांग और जो लोहित नदियां हैं उसमें जब ये मिल जाती है, अपने आप को विलीन कर लेती है, तो यहाँ किस नाम से जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। बात आती है बांग्लादेश में जब ये तीस्ता नदी में गिरती है, मिल जाती है, तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी में मिलने के बाद में ये किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखना, यहाँ ये जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ये तीस्ता में मिलने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से प्रमुख रूप से जाना जाता है इसकी विशेषता के कारण।